लेकिन वो डील करें टेक्निकली। अच्छा। वी आर लाइव नाउ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कायनात में ताकत की दलील है। ए आलमे नजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरहे शाम सहर खोलना सिखा। पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मिजाने हंस में मुझको गोहर तोलना सिखा। अब जहर जायके हैं जुबाने हरूफ में, ए रबे नुत्को लब मुझे बोलना सिखा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइन और आप सबको यूएसकेटी डिबेटिंग सोसाइटी की जानिब से एक नए सेशन में खुशामदीद। और आज के इस सेशन में मेरे साथ बतौर माविन मेज़बान मौजूद हैं अनस सरफराज, जो कि हेड लिटरेरी विंग इंग्लिश हैं डिबेटिंग सोसाइटी यूएसकेटी के। और आज का वो मौजूद जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एक्चुअल डिसेबिलिटी। आप लोगों ने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे सुना होगा जहां इसके बारे में बड़े मुफस्सल अंदाज में बात की जाती है और बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो कि इसके इन मौजूद के बारे में आवाज उठाते हैं। और बड़े ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको अगर किसी चीज से महरूम रखा है तो सो ऐसी उनके अंदर खूबियां हैं जिसकी बिना पे या जिनकी वजह से वो मजीद मजबूत होकर मुआशरे के सामने उभर कर आते हैं। तो अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो अमूमन लोगों के जहन में ये बात होती है कि शायद वो शख्स जिसके जो जिसमें कोई महरूमी है, जिसमें कोई कमी है, शायद वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, या उसके पास हाथ पाँव नहीं है या वो माजूर है, तो उसको डिसेबल कहा जाता है। बल्कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। वो लोग जैसे मेरे नज़र में मफलूज हैं, मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ या मेरे राय के मुताबिक वो लोग मफलूज हैं दरअसल, जो लोग दरअसल इस तरह की सोच रखते हैं, जिनके अजहान, जिनके जहन में ये सोच पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है कि दूसरे लोग जो कि जिनको जब वो हकीर जानना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह ने बनाया। और अगर हम जानते हैं कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी के कोई हकीर है या वो अगर उसके पास देखने की सलाहियत नहीं है या सुनने की सलाहियत नहीं है तो वो हकीर इंसान है। तो इसी के लिए आज इस जो स्टीरियोटाइप हमारे माशरे में मौजूद है, इसी के लिए आज हमने इस सेशन का इनेकाद किया। उसके बारे में हम अपने तफसीलन बात करेंगे और उम्मीद है कि इस सेशन के एंड पे हम तमाम देखने वालों से इस चीज़ का अहद ले सकेंगे कि हम मुस्तकबिल में ये कहने वाले बने कि सिर्फ हम अवेयरनेस के लिए सिर्फ बातों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएं। और हम ये जो बातें तंजिया तौर पर करते हैं जिसकी में भी इस तरह की बातों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म ना कर पाते हो। तो आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हमारे वो दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और साथ हमारे आज मेरे को होस्ट भी मौजूद हैं, वो भी अभी आपसे बातचीत करेंगे इस हवाले से। तो जो हमारे आज के इस पैनल में से हमारे पहले पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब मिर्जा इमरान बेग साहब, एमफिल इस्लामिक स्टडीज, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर से है और बतौर टीचर वहाँ अपनी खिदमत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी के साथ अपनी आज की दूसरी मेहमान को अपने इस पैनल में अपनी पैनलिस्ट को शामिल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हमारे सेशन में मौजूद हैं मैम सिद्धा नासिर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में। उनका ताल्लुक है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहें, थैंक यू। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, अपने हमारे जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनकी जानिब चलें और इस मौजू के बारे में गुफ्तगू करें, तो मैं अनस चाहूंगा कि आप कुछ आज के मौजू के हवाले से कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं अनस सरफराज। तो इस सेशन के बारे में बताता चलूं कि चूंकि बहुत सौ को पता है कि मैं भी ब्लाइंड हूं, तो मेरे नज़दीक डिसेबिलिटी इज नॉट अबाउट मिसिंग अ बॉडी पार्ट। द रियल डिसेबिलिटी इज लैक ऑफ विल। ये जो परसेप्शन बनी हुई है ना कि लोग कहते हैं कि जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, दे आर डिसेबल। नो, इट इज रॉन्ग। वो शख्स जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक नहीं है कि वो खुद को एक्सप्रेस ना कर सके, मैं समझता हूँ वो इंसान डिसेबल है। तो मैं एक और अक्सर कहता हूँ कि डिसेबिलिटी कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। डिसेबिलिटी हमेशा महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। अगर किसी की टांगे नहीं है वो हम देख सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हम आंखों से नहीं देख सकते। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि डिसेबिलिटी कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। तो मैं अपनी तरफ से
बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों पैनलिस्ट का जिन्होंने अपने स्पेशल टाइम हमारे लिए निकाला। आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम मैम। जैसा कि आज के हमारे जो पैनलिस्ट वो भी जानते हैं कि आज का जो हमारा मौजू है वो बेसिकली है व्हाट इज एक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जैसा कि आज हमारे साथ मिर्जा इमरान बेग साहब भी मौजूद हैं जो कि ब्लाइंड हैं और देख नहीं सकते। खुदा ताला की हिकमत है इसमें, तो उन्होंने इनकी आंखों पर पर्दा डाल के रखा है। तो यकीनन इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, यकीनन ये खुदा ताला की हिकमत है और वो तमाम लोगों के लिए बेहतर करने वाला है और तमाम लोगों के लिए बेहतर करता भी है। तो जनाब से आपसे आगाज करते हैं आज की गुफ्तगू का कि आप क्या बयान करें, किस तरह बयान करेंगे कि डिसेबिलिटी अपने लफ्जों में सिर्फ बयान करिएगा तमाम देखने वालों के लिए। मैं अपने वर्ड्स में अगर आपको बताऊं मैं डिसेबिलिटी को कैसे लेता हूं, तो मैं डिसेबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, डिस एंड देन एबिलिटी। तो मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग चोजन लोग हैं, सिलेक्टेड पीपल हैं। हमें अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम डिसेबिलिटी से फाइट कर सकते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में से डिस को माइनस करना है और एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। मैं तो इस तरह से डिसेबिलिटी को लेता हूँ। मैं डिस को जो पार्ट ऑफ वर्ड है डिस, मैं इसको एज एन एक्रोनिम लेता हूँ। आई कंसिडर फ्रॉम डी deprivation or you can say disappointment, I ignorance and S sluggishness। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या ना चाहिए कि क्वालिटीज अगर हम अपनी लाइफ में से मिनिमाइज कर देते हैं देन आप एबल हो जाते हैं। तो ये हमें खत्म करनी है, डिसअपॉइंटमेंट खत्म करनी है अपनी लाइफ से, इग्नोरेंस खत्म करनी है और देन स्लगिशनेस खत्म करनी है। तो वी मस्ट बी एबल, वी वुड बी एबल। बिल्कुल, बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज में सर आपने जो इसकी डेफिनेशन की, और यकीनन ये डेफिनेशन ही नहीं बल्कि मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए समझते हैं कि शायद वो कुछ कर नहीं सकते। और अब मैं बढ़ूंगा अपनी हमारी दूसरी पैनलिस्ट की जानिब जो कि मैम सिद्रा, आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ ह्यूमन किस तरह डिफाइन करती हैं डिसेबिलिटी को? जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to thank you for having me here. And mashallah, you both are doing, your entire team is doing mashallah great job by spreading awareness in the society through such kind of webinar. बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मायने रखती है मैम। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, आपने डिसेबिलिटी का वर्ड यूज किया है, टॉपिक भी है ये व्हाट इज एक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आई वुड स्लाइटली डिसएग्री सर की तरह, सर इमरान की तरह आई वुड आल्सो डिसएग्री विद दिस टर्म डिसेबिलिटी। मींस आई थिंक yes, I also have the same reservation कि why we call disabled. I think it should be replaced with, इसको replace करना चाहिए with differently able. He is able but in a different way. Ability तो है। Yes. अगर हम disability कहेंगे तो फिर तो हम एक ability के ऊपर किसी शख्स की बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। And how is that possible? जो मुईद आपने भी शुरू में बात की कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन मखलूक, और उसके पास कोई कैपेबिलिटी ना हो? पॉसिबल नहीं। तो अगेन मेरा भी यही स्टैंस है कि दे आर डिफरेंट बट इन अ डिफरेंट वे। दे आर डिफरेंट एंड दे हैव द एबिलिटीज आल्सो बट दे यूटिलाइज इट इन अ डिफरेंट वे। तो उनकी उन एबिलिटीज को हमने आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं को ही मजीद स्ट्रेंथन करना है। सो दिस इज माय स्टैंस ऑन दिस क्वेश्चन। सर इमरान, अच्छा, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन है उनका वो काइंडली कमेंट बॉक्स में रेज करें। इंशाल्लाह हम सेशन में वो भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर मैम, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। जी, मैं ये कहना चाहती थी, अगर मैं इस पॉइंट को अभी प्रूव भी करना चाहूँ तो माशाल्लाह हमारे सामने इस वक्त 2 इश्कास मौजूद हैं। अनस है, who had a wonderful student of mine and he is a great a wonderful writer and a poet and I know him. बिल्कुल, no doubt, बिल्कुल ऐसा ही। जी and I am proud to be your student ma'am, and I am proud to have you as my student.
among many other students, you are also one of the most wonderful students. और इसी तरीके से सर इमरान है, who is rendering his services in the special education center. तो आप खुद सोचें कि क्या Yes, ma'am. without any capability क्या ये possible हो सकता है कि कोई शख्स सोसाइटी में इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे? तो आई थिंक कि डिसेबिलिटी का वर्ड से ही मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सेशन के आगाज में ये चीज़ बल्कि सामने आ गई। तमाम जो हमारे इस वक्त स्क्रीन पर 4 लोग मौजूद हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वाकई डिसेबिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी कोई काम, कोई बंदा कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी एक्टिव पूरा अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसेबल है। उसको डिसेबल कहना इसका मतलब फिर हमारा कॉन्सेप्ट या फिर हमारा जो अभी तक हमारी अप्रोच है वो गलत है। मतलब इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। डिसेबल तो हम उन लोगों को कहेंगे जो कोई माशरे के लिए अपना किरदार ही अदा नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल हम इस पॉइंट पे तो हम तमाम लोग एग्री करते हैं। मैम कुछ मजीद सवाल हम लोग शामिल करेंगे। मैं इमरान साहब की तरफ बढ़ूंगा। इमरान साहब आपसे फिर मैं सवाल करना चाहूंगा एक बात तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैम की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जरूर सर। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टर्म जो है ये रिप्लेस हो रही है। पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, फिर स्पेशल पर्सन कहा जाने लगा, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाने लगा, और अब जो लेटेस्ट टर्म यूज हो रही है वो डिफरेंटली एबल ये टर्म यूज हो रही है वर्ल्ड वाइड। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है और ये इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं। यकीनन ये होना भी चाहिए। ये वक्त की जरूरत है जहां हम इतने अगर अपने आप को आज के दौर में सुपीरियर, मॉडर्न और इस तरह की टर्म्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हमें अपने आप दिमाग को इतना वसी करने की जरूरत है कि हम इन अल्फाज को अपनाएं। और यकीनन इन्हीं अल्फाज की एक्चुअल जगह है इन चीजों के लिए जहाँ जो फिट हो पाते हैं। तो सर आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बल्कि हमारी नॉलेज में इजाफा भी किया कि ये टर्म जो है इसको मजीद ऐड किया जा रहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। सर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यकीनन आपका जो एक रोल है इस वक्त स्पेशल एजुकेशन सेंटर में आप दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके माजी की में चलते हैं कि किस तरह की स्ट्रगल थी। लेकिन आप जिस वक्त पोस्ट में काम करें, लेकिन वो बड़ी हसास पोस्ट भी और बड़ा आप अपना अहम किरदार अदा करें माशरे के उन तमाम लोगों के लिए, उनको आगे परवान चढ़ाने के लिए। तो क्या आपकी स्ट्रगल रही सर? कुछ अपना ऐसा वाकया या बचपन से लेके तमाम वो मराहल जिनसे आप गुजरे, थोड़ा सा सर अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइएगा। मेरे ख्याल से सर इमरान को आवाज आ रही है सर आपको? जी सर, हाँ जी सर, अब आई आवाज आपकी। जी सवाल सुना कि मैं रिपीट कर दूं? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मुझे, आपकी आवाज थोड़ी सी आती है। सुन सकती है मुझे? मैम सिद्रा आप सुन रही हैं? जी मुईद, मैं आपको सुन पा रही हूं। चले हम इस तरह करते हैं कि हम अभी आपसे सवाल कर लेते हैं, जैसा कि उनका थोड़ा सा कनेक्शन बेहतर होता है तो हम दोबारा सवाल इमरान साहब से लेंगे। जैसा कि मैंने इनसे भी आगाज की बात की, तो मैम आपसे भी कुछ आगाज की ही बात कर लेते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है जिसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से वो चीज उसको अता नहीं की होती, तो क्या हमारे वालिदैन जो है उनकी सोच होनी चाहिए? यहाँ ऐसा होता है कि उनको बाकी बच्चे, अगर किसी घर में 3 सेहतमंद बच्चे हैं जो कि मुकम्मल है और शायद किसी एक में अगर अल्लाह ताला ने कोई कमी रखी है, तो जो कि हम दुनिया के लिए सिर्फ कमी है, अल्लाह ताला की जात ने यकीनन उसमें कोई ना कोई बेहतरी रखी है, दुनिया वालों की नजरों के लिए वो एक कमी बन के सामने आती है। तो क्या वालिदैन की सोच होनी चाहिए? ये होता है कि उनमें बैलेंस नहीं कर पाते, तीन के साथ अलग सलूक किया जाता है और जो बच्चा जिसमें कमी होती है उसका सलूक अलग होता है। बीगा साइकोलॉजिस्ट, क्या हमारा उस टाइम इनिशिएटिव होना चाहिए? वालिदैन को क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें आपने क्योंकि पेरेंट्स की बात की और पेरेंटिंग की आप बात करें, तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, पेरेंट्स एक्चुअली एक्सेप्ट करने में टाइम लगा देते हैं। हम सोशल एक्सेप्टेंस की तो बात बाद में करेंगे ना, कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे ऐसे लोगों को। पहली बात ये स्टार्ट होना चाहिए घर से, और उसमें भी पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बिफोर आई ज्वाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, आई आल्सो हैड बीन सर्विंग एज अ साइकोलॉजिस्ट इन स्पेशल एजुकेशन सेक्टर। ओके। तो वहां पर भी ये था कि हमारे पास 8 या 9 इयर्स ओल्ड जो है वो लोग आते थे अपने, मतलब 8 या 9 इयर्स ओल्ड के बच्चों को लेके आते थे एडमिशन के लिए, विच इज क्वाइट लेट। पहले वो जाते हैं मेन स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, वहां पे बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज दैट चैलेंज। उसके बाद जो है उन्हें लेके आते हैं इन सेंटर में। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि पेरेंट्स को राइट आफ्टर दे गेट टू नो दैट द चाइल्ड इज फिजिकली और मेंटली चैलेंज,
उसको काइंडली इस चीज को एक्सेप्ट करें। जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनके जो अर्ली ईयर्स के जो माइलस्टोन्स है ना बच्चों के, वो डिले होते जाते हैं। तो जितना आप डिनाइल के फेस में रहेंगे, जितना आप डिले करेंगे, उतना ही बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो डिलेड होती जाएगी, जिसकी वजह से उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पे वी नीड टू एम्फसाइज, और उनकी जो डेवलपमेंट है उन पॉइंट्स की, वो डिले होती जाएगी। बच्चे के लिए भी मतलब एक आप प्रॉब्लम क्रिएट करें। सेकेंडली, पेरेंट्स, मैं ये बात कहूंगी, हमारा माशरती रवैया अमूमी तौर पे अमूमन जो होता है वो निहायत ही मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। वी शुड एक्सेप्ट दैट। और मैं अगर चाहूँ मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि किस तरीके से हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी अलमिया है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह का सोशल स्टिग्मा अटैच कर देते हैं कि ओ खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई, मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिमार्क्स हैं, आप काइंडली इसको मतलब कि सुनिएगा कि ये किस तरह के रिमार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है कि खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया था आपसे, मतलब कोई आपने गलती की है जिसके नतीजे में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो अगेन, पेरेंट्स सबसे पहले उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, उसके बाद सोसाइटी में उसको इस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाएं, एक्सेप्टेंस दिलवाएं, अप्रूवल दिलवाएं कि उस बच्चे को छुपाएं नहीं। कोई छुपाने की चीज नहीं है। अल्लाह ताला की हिकमत है, जैसे मोहित ने अभी शुरू में कहा, अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला जैसा चाहे पैदा करे, अल्लाह ताला ये अपनी, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे सोसाइटी में लोगों से मिलवाएंगे, शादियों में लेके जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में लेके जाएं, और जब वो बच्चा भी लोगों से मिलेगा, हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, वो भी टेबल मैनर सीखेगा, लोगों से मिलना सीखेगा, उसके भी सोशल स्किल्स इम्प्रूव होंगे। सो आई थिंक कि पेरेंट्स अगर इसमें आप फर्दर, मेरा ख्याल सर से क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल सर इमरान, आपको आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं? जी सर, जी जी। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर हम आपके माजी की बात करें, जो कि अभी आप एक पोजीशन संभाल रहे हैं, जो कि आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, स्पेशल जो एजुकेशन सेंटर है, वहाँ बेशतर जो बच्चे हैं उनको परवान चढ़ाने में बहुत सी बड़ी तादाद होगी जिनको आप परवान चढ़ाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करें बाकी असातिज़ा की तरह। तो क्या अगर मैं, क्योंकि माशाल्लाह आप एक ऐसी पोस्ट में कि जो कि बड़ी हसास पोस्ट जिसे कहा जा सकता है, कि आपके बचपन में क्या आपको दुश्वारियां पेश आई? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम माजी से उसका आगाज करते हैं आज की गुफ्तगू, ताकि जो जानने वाले लोग हैं या जो देख रहे हैं इस वक्त, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त लोग, वो इस चीज को एज अ मोटिवेशन लें कि आप आज अगर ऐसी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं तो वो क्यों नहीं पहुंच सकते, या वो अपने आप को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन या अपनी थोड़ी स्ट्रगल के बारे में बताइएगा। जी, मैं कंजेनिटली यानी बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे ओवर पेट करते थे, यानी बहुत ज्यादा लाड मोहब्बत से वो उन्होंने मुझे रखा। जबकि मैं समझता हूँ कि एक मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट्स का। कुछ पेरेंट्स का एटीट्यूड ये होता है कि वो ओवर पेट करते हैं बच्चों को, और कुछ होते हैं वो टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो हमें जो है वो मॉडरेट बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओवर टेंशन दी, ओवर पेट किया, और मुझे स्कूल में उन्होंने एडमिशन दिलवाया। तो अब आगे मैं समझाऊं कि वो उनका मुझे ओवर पेट करना था या ओवर केयर थी, लेकिन वही चीज थी कि जो मुझे जिसने इनकरेज किया, और जो मेरे अदर सिबलिंग्स थे उनसे ज्यादा मुझे प्रेफरेंस दी जाती थी। और मेरी कोई भी जो डिमांड है, क्योंकि बच्चा जब होता है तो वो कोई भी जिद कर लेता है, तो उसको वो अपने कैपेसिटी के मुताबिक जो बेस्ट लेवल था उस लेवल पे आके वो उसको डील करते थे। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई वो एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ही हुई, और वहां जाके मेरे पेरेंट्स को अंदाजा हुआ कि वो कोई यूनिक उनके पास चाइल्ड नहीं है, बल्कि और भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं। तो उनको एक एनकरेजमेंट मिली है, और फिर उन्होंने ये भी देखा, ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे भी फैमिलीज थी कि जिनमें 2-2, 3-3 विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन थे। फिर उन्हें एक एनकरेजमेंट मिली, और मैंने जब अपने स्टडी में भी अच्छी प्रोग्रेस दी, और मैंने प्राइजेस विन करना स्टार्ट किए, और माशाल्लाह अदर सिबलिंग्स जो है वो मतलब उस लेवल पे नहीं था उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो उस वजह से फिर मुझे काफी उन्होंने एनकरेज किया, और यही उनकी मैं समझता हूँ कि मेहनत है, दुआएं हैं, और टीचर्स की, असातिज़ा की मेहनत है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, बड़ी खुशी की बात है कि एक
खानदान जैसा कि उसको होना चाहिए कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। तो सर थोड़ा सा यकीनन ये तो बड़े आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फैमिली जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उनका रवैया अच्छा नहीं होता, तो उन फैमिलीज के बारे में क्या कहेंगे जो कि अपने बच्चों को डिसऑन कर देते हैं या उनको उतनी प्योरिटी नहीं दे पाते जितनी कि उनको देनी चाहिए, उन वालिदैन को क्या पैगाम दें? मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ लोग जो हैं वो ओवर इमिटेट करते हैं, नकालवी जिसे कह लें या तकलीद कह लें, क्योंकि सोसाइटी में उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी तो बहुत बेहतर हो गया ग्राफ अवेयरनेस का। तो पेरेंट्स जो हैं वो हेजिटेट करते हैं ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को किसी भी सेरेमनी में लेके जाने में साथ, कि सोसाइटी को हम क्या जवाब देंगे। जैसे कि अभी मैम ने बात की थी कि बाज लोग समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ये कोई उनके गुनाहों का जो है वो उनका बदला दिया गया उनको, तो इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो डिनाई करते हैं या अवॉइड करते हैं ऐसे चिल्ड्रन को लेके जाने से। तो यही है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, और जो सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, ऐसे पर्सन्स जो कि डिसेबिलिटीज हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, उनको रोल मॉडल पेश किया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी डेवलप हो सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ कुरतुलैन अमजद कमेंट करी, रियली अप्रिशिएट योर प्रीशियस थॉट्स, और बाकी जो तमाम देखने वाले लोग वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैम सीधा आपकी तरफ आऊंगी, जैसा उन्होंने बात की, सर इमरान ने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है इस तरह के ताने कसती है या उनकी वजह से इस तरह होता है। तो आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जाहिर आप से इस चीज को ज्यादा समझती हैं, तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा कि सोसाइटी को बेसिकली जज करने का इख्तियार किसने दिया है, या इनके जो लोगों की सोचें हैं, लोगों के ज़हन को उस पर काबू पाने का इख्तियार किसने दिया है? मतलब कि हमारी सोसाइटी में ऐसा ये अप्रोच क्यों है ऐसे लोगों को जज करने की? देखिए, मैं ये बात कहूंगी कि अगर आप माशरे के जनरल बिहेवियर को देखें, आप स्पेशल लोगों को एक साइड पे रख के आप जो मेन स्ट्रीम लोग हैं उनकी बात कर लें। हमारी हमारी बेसिक जो है वो एक जो कोशिश होती है वो क्या होती है कि किसी भी शख्स में कोई ना कोई कमी तलाश करें। आप देखें, इवन कि आप शादी पे जाएंगे और दुल्हन आपको परफेक्ट नजर आ रही है, लेकिन आप उसके भी कपड़े जूतों में कहीं ना कहीं कमी तलाश कर रहे हैं। अगेन रीजन क्या है इस चीज की कि हम लोग ब्रॉड विजन नहीं है। जब तक हमारा विजन ब्रॉड नहीं होगा, और स्पेशली ये जो स्पेशल लोग होते हैं, इनके जो पेरेंट्स या इनके जो सिबलिंग्स होते हैं या इनके जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, ये कहूंगी कि वो इक्वल चैलेंजेस से गुजर रहे हो। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो मैंने पहले भी कहा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। अब सोशल एक्सेप्टेंस कहाँ से आए? आपने कहा कि वो माशरे में ये कहाँ है जहाँ पे तरबियत जो है वो प्रॉपर नहीं है, और इस चीज की तरबियत दी नहीं जाती कि हमने लोगों को एक्सेप्ट कैसे करना है अगर उनमें कोई भी एबिलिटी डिफरेंट लेवल की है। ठीक है, कोई भी एबिलिटी डिफरेंट लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरे उर्दू में अच्छे मार्क्स आते हैं, इट मीन्स कि मेरे लिए यही फील्ड है, मैंने इसी में एक्सेल करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कमी है और मैं जो है कोई बहुत सुपीरियर चीज हूँ। अब इन चीजों की तरबियत कब होती है, कहाँ होती है? स्कूल्स में। मेरा ये पॉइंट है कि देखिए, मैं स्कूल में मैंने आज तक कभी कोई ट्रिप नहीं छोड़ा, मैं कॉलेज में भी ट्रिप्स पे गई, यूनिवर्सिटी में भी गई। ऑनेस्टली आज तक कोई ऐसा ट्रिप अरेंज नहीं हुआ जो कि किसी स्पेशल सेंटर में लेके गया हो। यानी कि मैं स्कूल लेवल की स्पेसिफिकली बात करूंगी। देखिए, साइकोलॉजी में तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जाते हैं, वाई? बिकॉज उनके सब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन क्या एंटायर यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है? मैं यहाँ पर एक पॉइंट कहूंगी कि बच्चों को जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन है उनके स्कूल्स में उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स का एक तरह से दौरा करवाया जाए। रीजन इसकी क्या है? रीजन इसकी ये है कि जिस घर में ऐसे अफराद नहीं होते हैं, उन बच्चों को, उन लोगों को बड़े होने तक पता ही नहीं चलता कि ये भी एक सेगमेंट है सोसाइटी का, ये भी दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो उन बच्चों से मिलवाया जाए, उनके साथ उनको कहा जाए बेटा खेलें कूदें, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे हाथ मिलाएं, इनसे गले मिलें, इनको प्यार करें। सबसे पहले उनको ये पता चले कि अच्छा ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, थोड़े तो डिफरेंट है, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टुमारो कि हमने इनको एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल पे लेके आना है, उनको एक्सेप्ट करना है। अगेन मैं बात करूंगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगेन पेरेंट्स की है। पेरेंट्स का एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि इस तरह के जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर उनका आपस में नेटवर्किंग हो तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात, उनको एनकरेजमेंट मिलेगी कि दोस पीपल आर आल्सो गोइंग टू द सेम फेज वी आर फेसिंग। और इसके अलावा क्या होगा, यू लर्न आल्सो कि अच्छा आपका बच्चा इस तरह से करता है, मेरा बच्चा भी इस तरह के इश्यूज जो है वो शो कर रहा है, तो अब मैं इनको कैसे डील करूं। वो जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स होते हैं वो उनको यानी कि
हैंडलिंग सिखा देते हैं, बिहेवियर हैंडलिंग सिखा देते हैं, और जो सपोर्ट ग्रुप होता है वो एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, मददगार साबित हो सकता है इस सिलसिले में। और इसके अलावा ये है जो मैंने पहले बात की थी, जो और सर ने भी इस बात को एम्फसाइज किया, काइंडली डोंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट हैज बीन बिस्टोर्ड अपॉन यू। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की हिकमत, आप इसको छुपाइए मत। अगर आप छुपा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता, मैं वही बात कहूंगी, गलती को गुनाह को छुपाया जाता है, ये गुनाह नहीं है, ये गलती नहीं है। चाहे हमारा माशरा जो मर्जी कहता रहे, चाहे लोग जो मर्जी कहते रहे, अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाएंगे तो आप देखिएगा सर की तरह, अनस की तरह और बहुत बेशुमार लोगों की तरह आपका बच्चा इतना ऊपर जाएगा कि लोग करेंगे। बिल्कुल सही। जो मैम आपने बल्कि जो एजुकेशन की बात की, विजिट की बात की, उसके ये यकीन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या हमारा सिस्टम है किस तरफ लेके जा रहा है। मैं एक सवाल पूछूंगा लेकिन उससे पहले अनस साहब की बात करनी थी, काइंडली आप कंप्लीट करें। नहीं आप पूछे क्वेश्चन, मैं फिर इंशाल्लाह करूँ। अच्छा मैम, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो हम, जैसा कि आपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अब सवाल का निशान उठता है, तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की? देखा जाता है हमारे इदारों में कि हमारे इदारों की दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अगर हम उन्हीं 2 कदमों से हटकर उस इदारे के बाहर देखें तो वहाँ कूड़ा करकट का ढेर लगा होता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं जिन पे मतलब अगर उनकी हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल देखें तो ये इनपुट और आउटपुट हमारे पास मौजूद है। तो क्या स्ट्रेटजीज है हमारे इदारों की और कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये तो आपने मेरा ख्याल मेन स्ट्रीम स्कूल की भी बात कर दिया कि वहां भी यही हालात है। अगेन बात है कि उसके लिए हमें सबसे पहले मुहित समझने की ये जरूरत है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मैं समझती हूँ कि एजुकेशन का मतलब लर्निंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर लर्निंग। सबसे पहले आप ये समझें कि अगर मेरे बिहेवियर में चेंज आया है किसी भी लेवल पे, तो इट मीन्स कि मैं वाकई एजुकेटेड पर्सन हूँ। आप सफाई की बात करें, मैं ये बात करूँ, सफाई के अलावा आप देखें, अगर आपने तरीके से बात करना नहीं सीखा, अपने क्लास फेलो के साथ ही आपको बात करने का तरीका नहीं आता कि मैंने किस लेवल पे क्या बात करनी है, टीचर के सामने जो है बैठने का तरीका नहीं आता, तो मैं यहाँ पर ये बात कहूंगी कि इट मीन्स कि आपको एजुकेशन जस्ट डिग्री देती है, आपको एजुकेशन जो है वो लर्निंग नहीं देती। इसमें अगेन पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल है, वो ये है कि देखें, आप बच्चे को जब भेजें तो इस स्कूल में या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये देखें कि आपकी इंटेंशन क्या है। मैं अगेन ये बात कहूंगी, एजुकेशनल सिस्टम पे जहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है वहां पर आपकी इंटेंशंस पे, इंटेंशंस ऑफ द पेरेंट्स पे भी लगता है एक सवाल या निशान कि वो किस नीयत से, देखिए आपकी नीयत जो है ना वो डिफाइन करती है आपकी डायरेक्शन को और आपके गोल्स को। अगर आपका गोल ही यही है कि मेरा बच्चा एक डिग्री लेके आएगा क्योंकि उसकी अच्छी जॉब लगेगी, उससे वो ज्यादा कमाई करेगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, या फिर जो है मतलब कि हमारा एक स्टेटस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा एक तरह से कि बच्चे ने डिग्री ले ली है MBA की, लेकिन जब वो बोलता है तो पता चलता है कि वो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड शख्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखिए, रवैये हमेशा तालीमी इदारों से जरूर बनते हैं, लेकिन उसमें असातिज़ा का, वालिदैन का, सबका हाथ है कि वो बच्चों के माइंड्स में इनकलकेट क्या कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में मैं समझती हूँ कि बिहेवियर से रिलेटेड जरूर बातचीत होनी चाहिए, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल के डिजिटल एरा में तो पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता, बल्कि मैं आपको एक अफसोसनाक हकीकत बताती हूँ, हमारे माशरे में आजकल क्या हो रहा है। 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल के बच्चे की क्या एज है और उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो तरबियत मोबाइल फोन से ले रहा है, माँ से नहीं ले रहा, और स्कूल जाएगा तो अगेन मेरा ये कहना है कि आप बिहेवियर की जो बिहेवियर डेवलपमेंट है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसके बाद यकीनन तालीमी इदारों की भी है। और जब आप बच्चे को सिर्फ सिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि बेटा अगर मैंने सफाई का आज एग्जाम्पल, आपने अगर सफाई निस्फ़ ईमान की बात की है, मैं उसी हद तक रहूँ, तो आप सिर्फ उन्हें कोर्स मत बताएं, अगले दिन बच्चों से कहें कि इसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। आप स्कूल के बाहर चले, आपका इख्तियार नहीं था, वो म्यूनिसिपल वालों की जिम्मेदारी आप समझते हैं, या पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बाहर निकल के सफाई करे, तो बेटा कल आपने स्कूल में आना है और आके मुझे बताना है, मैं आपकी मदर से रिपोर्ट लूंगी कि आपने अपने कमरे की बेडशीट जो है वो खुद से ही की थी, आपने उसकी सफाई खुद की थी, मैं आपकी जिस बात का आंसर कर रही हूँ छोटी छोटी बातों में। फॉर एग्जाम्पल सिखाया बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना। अब बेटा पूरा हफ्ता जो है आप बताएं कि आप जब भी कोई ऐसी गलत बयानी करने लगे, मैं प्रैक्टिकल एक वो बता रही कि आप गलत बयानी करने लगे लिखने और सच में जो आपने बताना है, क्योंकि ऑनेस्टली स्टार्ट यहाँ से। तो अगर स्टार्ट यहाँ से होती है, तो अगर हम प्रैक्टिकल स्टेप्स अपने जो करिकुलम है उसमें प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा ले आए, और इसी से मैं अगली बात भी रिलेट करूंगी। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही हूँ। थैंक यू बेटा। यूनिवर्सिटी लेवल में देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई उसको स्किल नहीं दे रहे बच्चे को,
फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टूडेंट अगर बाहर निकल के एक अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकता और मैं उसे काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाती रही हूँ, तो फिर आई थिंक ये टीचर का भी फेलियर है। तो अगेन मैं वही बात करूंगी, हमारे करिकुलम में प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स रखें। और अगर स्पेशल चिल्ड्रन की मैं बात करूंगी तो मैं अगेन इस बात पे एम्फसाइज करूंगी कि हम म्यूजियम्स में बच्चों को लेके जाते हैं, हम पार्क्स में बच्चों को लेके जाते हैं, हम ऐसे इदारों में जाकर बच्चों को अवेयरनेस क्यों नहीं दिलवाते? जरूर लेके जाना चाहिए, हो सकता है कुछ स्कूल लेके जा रहे हो, लेकिन आई स्टडी फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड स्कूल, लेकिन मेरे स्कूल कभी नहीं लेके गया। और मुझे अफसोस है कि जब मैं बड़ी हुई तब आई गॉट टू नो कि अच्छा इस तरह के भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस से ही नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अनस, आपसे अगला सवाल मैं अनस से बल्कि करना चाहूंगा, अनस से भी और इमरान साहब से भी, ये मेरा सवाल आप दोनों से, कि दौरे तालिब इल्मी में साथी तालिब इल्म का रवैया, उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो अनस आप कुछ बताना चाहेंगे? स्कूल की आपकी जब कोचिंग हो रही थी तो उसके दौरान कोई आपके जो साथी तालिब इल्म थे उनके रवैये के बारे में बताना चाहें? क्योंकि इंसान क्या, हम लोग कहते हैं कि हम अपने दोस्त अहबाब से भी सीखते हैं, अपने जो साथी तालिब इल्म से उनसे भी सीखने को मिलता है। तो आपके साथी तालिब इल्म का रवैया थोड़ा अनस आप बताइएगा, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी स्पेशल एजुकेशन में सेंटर में मैंने मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा अच्छा, तो उधर भी ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स जो थे वो भी इसी तरह के थे। तो ठीक है, हर वहाँ स्टूडेंट का यकीनन अपना वो बैकग्राउंड होता है, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लाइक फैमिली उनको इग्नोर करती है। जैसे मैम ने बात की कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छा लाइफस्टाइल दें, और कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ में कि जिनके पेरेंट्स इस हद तक उन पे सिंपैथी करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक हद तक डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम इतना बच्चे का ख्याल करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि वो उसके लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली अच्छा स्कूल लाइफ में। ओके ओके ठीक। अच्छा इमरान साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने भी स्पेशल एजुकेशन सेंटर से तालीम ली है। बेसिकली मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि हमारे हमसाया मुल्क में एक केस सामने आया था कुछ साल पहले, ये मैंने खबर पढ़ी थी कि वहाँ एक डिफरेंटली एबल्ड एक शख्स ने खुदकुशी की थी अपने साथी तालिब इल्म के रवैये की वजह से। तो क्या आप समझते हैं कि उसकी सुसाइड का जिम्मेदार कौन है, और क्या रवैया होना चाहिए हमारे से जो तलबा हैं जो इदारों में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करें? कहने को तो वो मॉडर्न लोग हैं, कहने को तो वो समझदार हैं और अपनी हैसियत में वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील करते हैं, लेकिन उनके इस रवैये की वजह से कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ जी सर, मेरी यानी जो मैट्रिक के बाद की एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन में हुई है। यानी मैंने इंटर ग्रेजुएशन मास्टर जो है, इन ग्रेजुएशन तक मेरी जो एजुकेशन हुई है वो जिना इस्लामिक कॉलेज सियालकोट से हुई है। तो अब यही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं और नॉन डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन जो है वो टुगेदर हो, इकट्ठी हो, ताकि उनमें एक इंटरेक्शन डेवलप हो सके। तो मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से अच्छा रहा। लेकिन एक जो चीज़ मिसिंग है और रहती है वो ये है कि जो जिनको नॉर्मल पीपल या नॉन डिसेबल मैं कहूँगा कि वो हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते, हमारा कंपेनियन होते हैं, फेलोज होते हैं, साथ देते हैं हमारा, हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त नहीं बनते उस तरह से कि जिस तरह वो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो ये एक मैं फील किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो कहीं की पिकनिक होगी तो हमें कहेंगे आप कहाँ जाएंगे, आप ऐसा करें, आप उस दिन छुट्टी कर लीजिएगा, या आप जाना चाहेंगे। यानी माइंड उनका यही होता है, उनकी चाहत यही होती है कि हम लोग रिफ्यूज ही कर दें। तो ये एक एलिमेंट है। yes, मेरा जो एमफिल है वो यूएमटी से है, वहाँ पे भी यही चीज मैंने ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स जो है वो हेल्प आउट तो करते थे, असाइनमेंट्स में भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती थी, और प्रेजेंटेशन में भी वो कहते थे कि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको मार्क्स दे देंगे। लेकिन मैंने कभी भी ये फेवर नहीं ली थी। तो ये है कि हमें इस तरह की स्पेशलिटी नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिटी बिहेवियर में चाहिए। बिहेवियर में हम चाहते हैं कि वो नॉर्मेलिटी आनी चाहिए उनके।
बिल्कुल, 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 यही चीज़ है। तो उसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ इस वक़्त हसन मुग़ल और मरवा मलिक जो है हमारे सेशन को पसंद करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो काइंडली हमारे जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उन दोनों से आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा मैम सदा मैं एक बल्कि यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपके डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट था 2018 बैच में, उसका नाम नहीं लूँगा। उसने 1 सेमेस्टर आई थिंक तालीम हासिल की और वो भी ब्लाइंड था, तो वो देख नहीं सकता था। तो उसने सिर्फ़ इसी रवैये की वज़ह से हमारी यूनिवर्सिटी छोड़ी। अब देखें कि कहाँ फ्लॉ आ रहा है, कहाँ ड्रॉबैक है हमारा, कि मतलब कि हमारे रवैये इस तरह के, मुझे इतना बुरा फील होता था कि जब हमारे टीचर्स जब क्लास खत्म हो जाती थी तो उनको ये कहना पड़ता था कि काइंडली कोई बच्चा जो है ज़्यादा स्टेयर्स हैं तो इनकी थोड़ी सी हेल्प करें। मतलब कि ये मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग था कि इस तरह का रवैया, मतलब सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, कोई सोचता भी नहीं उनके बारे में। तो आपकी डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, शायद आपको याद हो, वो स्टूडेंट एक था और एक ही था 2018 बैच में, वो मेल एक स्टूडेंट था। तो उसने सिर्फ इसी वजह से कि यस आने जाने के लिए कोई थोड़ा सा रास्ता नहीं है ऐसा सूटेबल कि उनको थोड़ा सा आसानी महसूस नहीं थी हो रही। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा मैं अगेन वही बात कहूंगी कि देखिए हम लोग जो हैं इन चीज़ों को एक्चुअली बहुत अर्ली एज में बच्चों को, मेन स्ट्रीम बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि इनके साथ एडजस्टमेंट कैसे करनी है। रीज़न ये है कि जब वो एक मेन स्ट्रीम में जाते हैं तो उन्होंने कभी ऐसा बच्चा, मतलब मैं सच बता रही हूँ, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता। तो उन्हें ये एडजस्टमेंट इश्यूज खुद से भी आ रहे होते हैं कि हम इनके साथ कैसे डील करें, इनको कैसे हैंडल करें। बिल्कुल लेकिन अगेन मैं बात कहूंगी कि हमारे सामने एक इंस्पिरेशनल फिगर अभी मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है, अनस बिल्कुल माशाल्लाह। वो अभी तक कामयाबी के साथ वही उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल पॉसिबल है? विल पावर स्ट्रांग है और यकीनन इनके पेरेंट्स पर बिल्कुल भी एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट होगी। अच्छा आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है एक बच्ची का जो कि आपकी बात से रिलेट कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल टीनेजर है एंड शी इज फ्रॉम बुल्गारिया एंड हर नेम इज मारिया अलेक्जेंड्रोवा और शी इज फिजिकली चैलेंज्ड। और उन्होंने कहा है कि ये जो आइसोलेशन है जिसमें आज आप लोग इन द वेक ऑफ कोविड-19 आज जिसका आप शिकार हैं और रिस्ट्रिक्शंस का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, हम तो इसको थ्रू आउट लाइफ फेस करते आ रहे हैं। तो शायद आप लोगों को अब एहसास होगा। और सेकेंडली उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी मेन स्ट्रीम के लोग हैं काइंडली हमसे हमारे इंटरेस्ट के बारे में बात किया करें, हमारी कंडीशन के बारे में बात ना किया करें कि कब हुआ, बिल्कुल कैसे हुआ, कितने अरसे से है, बचपन में हो गया, शुरू से था, या फिर तुम पैदा ही ऐसे हुए थे। मतलब इन बातों का these things doesn't make any sense। मतलब if you बिल्कुल intend to support then it's okay। अगेन मैं कहूंगी असातिज़ा का, पेरेंट्स का, सबका एक रोल बनता है कि बच्चों में सबसे पहले अवेयरनेस दिलवाएं। इसके अलावा बचपन से ही स्किल्स सिखाएं मेन स्ट्रीम बच्चों को। बच्चा जब बचपन में जाएगा ऐसी जगहों पर और सीखेगा कि अच्छा इनके साथ खेलना कैसे है, इनके साथ हमें एडजस्ट कैसे करना है, तो अगेन जो है हो सकता है बड़े होके उन्हें ये वाले इश्यूज ना आए। क्योंकि मैं ये बात भी अपनी जगह सही समझती हूँ कि इन बच्चों को हैंडल नहीं करना आ रहा होता कि हम तो आपस में चले जाते हैं, तो जब इसको साथ लेके जाना बिल्कुल होगा तो हम कैसे लेके जाएंगे। अच्छा इसके अलावा मैं एक और बात आपसे शेयर करूं कि आप आई डोंट नो उनको जानते हैं या नहीं, मोहसिन मिर्जा साहब हैं, उनसे इस मंथ के राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ आई टॉक टू हिम। और वो माशाल्लाह अपनी सर्विसेज बहुत बेहतरीन अंदाज में दे रहे हैं एज डायरेक्टर पीआर इन बिलिंग बेस लाहौर एंड ओके ही इज फिजिकली चैलेंज्ड एज वेल एज विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, और वो रेडियो पाकिस्तान पे भी काफी अर्सा उन्होंने सर्व किया है, बहुत बेहतरीन। वो एक मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनसे मैंने बात की और मैंने क्वेश्चन किया कि सर आपने इतनी जिंदगी इतना स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड होकर कैसे गुजारी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की और मैं चाहूंगी कि आप लोगों से के साथ शेयर की जाए। उन्होंने कहा कि यस देखें, मैम प्लीज। उन्होंने कहा कि देखें आपके पास दो ही रास्ते हैं, आइदर यू गेट अप और यू गिव अप। एक टाइम पर, जिससे मैं भी एग्री कर रही थी उनकी बात से, कि एक टाइम पर आपके माइंड में एक ही ख्याल आ सकता है एंड इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ इट्स अप टू यू। उन्होंने कहा व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन, मेरे पास कौन सी ऑप्शन है। तो बेहतर नहीं है जब मेरे पास ऑप्शन है एक वर्स्ट सिनेरियो की और एक बेस्ट सिनेरियो की, तो मैं बेस्ट को चूज करता हूँ। और बाय द वे उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरी वालदा को हमारे मोहल्ले से एक खातून आके ये कहा करती थी कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी और पैदा करे और इस बच्चे के लिए भी। नाउ आई थिंक यू गेट टू नो, यू हैव गॉट टू बिल्कुल नो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो क्या कहना चाह रही है। और आज बिल्कुल मैं मतलब समझ रहा हूँ। आज वो खातून उस बच्चे को देखें कि वो कहाँ पहुंचा हुआ है और माशरे में कितनी बेहतरीन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन बिल्कुल माशरती रवैये को चेंज करने से पहले सर कहते हैं कि मैंने अपनी उसी जो एक तरह से कमी कह लें, उसी को एक चैलेंज के तौर पे ऐसे लिया कि मैं गिरा। ऐसा नहीं है मैं नहीं गिरा, मैं गिरा, मैं बार बार गिरा और आज तक मेरा यही है कि मैं अभी भी चैलेंजेस फेस करता हूँ, लेकिन मैं गिरने के बाद उठने का इरादा करता हूँ, मैं वहीं गिरे रहने का तहिया नहीं करता। तो दिस इज द ओनली थिंग ही सेज दैट आई रिमेन
रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट माई लाइफ, और आज भी यही चीज उनके काम आ रही है। और मेरा ख्याल है अनस भी इससे एग्री करेंगे। अनस एक माशाल्लाह ऐसा बच्चा है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। और बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि दिस इज द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस एनी पर्सन, एनी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम अ वीक पर्सन। वीक पर्सन इन अ सेंस कि जो शख्स हिम्मत नहीं करता, जो शख्स अपने अंदर गिरने के बाद उठने का इरादा नहीं करता। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि इंसान अशरफुल मखलूकात एक वजह से है, और वो वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ब्लेसिंग दी है विच इज नोन एज फ्री विल। फ्री विल क्या है कि मेरे पास चॉइस है, जो कि मुझे लोअर स्पीशीज से डिस्टिंग्विश करती है। लोअर स्पीशीज के पास चॉइस नहीं है, मेरे पास चॉइस है, और ये चॉइस मुझे रोजाना की बेसिस पर यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है कि आइदर आई हैव टू गो इनटू दैट डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। चॉइस आपके पास है, जो चॉइस आप लेंगे उसी ने ही आपकी लाइफ को डिटरमिन कर देना। यही कहना है। बहुत शुक्रिया मैम, बड़े अच्छे अंदाज में आपने जो अपनी राय पेश की। इमरान साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। इमरान साहब मेरा सवाल जो नेक्स्ट है, क्योंकि हम भी आज हमने स्टार्ट भी ये जिक्र किया था कि हम भी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे कि मास्टर को अब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए ना। अवेयरनेस सेमिनार्स तो बहुत हो चुके हैं, इस तरह की बातें तो बहुत हो चुकी, तो क्या जो फैसिलिटीज हैं, उसके अलावा अगर मैं सवाल से पहले बता दूं कि पाकीज़ा अली अपनी राय का साथ कहें डिस्टिंक्टिव अप्रोच और पसंद करिए हमारे सेशन को। बहुत शुक्रिया पाकीज़ा। उसके साथ सवाल मेरा ये है कि क्या हमें अभी सहूलियात जो है देनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तलीमी इदारे हों या हस्पताल हों या ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स हों, जितने भी मतलब कि हमारे इदारे वहाँ उतनी सहूलियात मौजूद नहीं जितनी कि होनी चाहिए। ताकि क्या आप समझते हैं कि क्या सहूलियात होनी चाहिए, क्या भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की जो कि डिफरेंटली एबल्ड है? सर, एक्सेसिबिलिटी लेवल को एनहांस किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन है तो व्हीलचेयर बाउंड है, तो उसके लिए ये है कि रैंप होनी चाहिए, स्टेप्स नहीं होनी चाहिए, स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि रैंप होनी चाहिए एक साइड पे, ताकि वो भी उसके लिए भी एक्सेसिबल हो किसी भी पब्लिक प्लेस की बिल्डिंग। अगर विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो हमारे लिए साइड पे पाइपिंग की जा सकती है, रेलिंग बनाई जा सकती है, और उसको जो है ना स्पेसिफाई किया जा सकता है कि ये जो है ये स्पेशल पर्सन्स के लिए जोन है, ये उनका वे आउट है, ताकि वो अपनी जो असिस्टिव डिवाइस है, वाइट केन वर्किंग डिवाइस है, उसके साथ वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद भी एमएस एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ही में स्टूडेंट हूँ। मेरा ये भी फर्स्ट सेमेस्टर है। तो लेकिन माशाल्लाह। मैंने जो फील किया है अभी, चूंकि वो उस तरह से क्लासेस तो नहीं हो रही, ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ हमने चीज़ें रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सिटी को, जो कि हालांकि बड़ी इजीली मीटेबल थी, लेकिन वो उनको एंटरटेन नहीं किया गया। जैसा कि हमने रिक्वेस्ट की कि जूम पे जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाया करे, ताकि हम बाद में उससे सुन के तो प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन वो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है, जो एक्सेस है, वो टीचर के पास होती है। वो कि वो बिल्कुल चंद सॉफ्टवेयर के साथ स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर के लिए ये इजी होता है, लेकिन हमें ये फैसिलिटी नहीं दी गई। तो इस तरह की इश्यूज हैं। तो अगर ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई स्टूडेंट जो है वो जो स्पेशलिटी के साथ है या किसी डेप्रिवेशन के साथ है, वो बेस्ट परफॉर्म ना कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारी इस्लाह करिएगा कि क्या कोई ऐसे इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जिन्होंने अभी तक कोई ऐसे इकदाम लिए हों डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जो उनको उनकी कह लें उनके आमदोरफ्त को मजीद आसानी फराहम करने के लिए, तो कोई ऐसे स्टेप अभी लिए गए हैं हमारी हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट इदारों की तरफ से? सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ स्पेशल पार्किंग भी है स्पेशल लोगों की व्हीलचेयर्स के लिए, और वहाँ रैंप्स वगैरह की भी जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल है। तो रैंप्स तो अब काफ़ी खैर बिल्डिंग्स में बना दी गई हैं, लेकिन ये जो हमारा है कि कोई स्पेशल कोई पाइप लगा दिया जाए जो कि हर रूम तक उसको लेके जा सके, तो उसकी हेल्प से हम लोग खुद मूव कर सकते हैं ना इंडिपेंडेंटली। लेकिन इस तरह का कोई नहीं होता, क्योंकि उनके लिए ये वेस्ट ऑफ जो ना रिसोर्सेज है, वो कहते हैं कि इन चीज़ों पे कॉस्ट बहुत आती है, और ये हम चंद लोगों के लिए, वेरी फ्यू पीपल के लिए हम ये फैसिलिटी तो नहीं दे सकते। तो इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से
इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो तो वाकई इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन फैसिलिटीज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसमें कोई उनको सपोर्ट करे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। ओके अच्छा मैम सीधा आपकी तरफ पढ़ूंगा कि सालाना जैसे बजट का ऐलान किया जाता है हमारी हुकूमतों की जानिब से, तो गवर्नमेंट इदारों के लिए भी बजट होते हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए बजट दिया जाता है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो उनकी भी जो स्टूडेंट्स की तादाद है कितनी है कि उनके भी सालाना जो तमाम उनके अखराजात है वो बसानी निकल आते हैं। तो क्यों हमारे जो इदारे उनकी उनकी मतलब इदारे ये उन सीट पर वो लोग बैठे हैं, अगर मैं यूनिवर्सिटी के हेड्स की बात करूँ तो चेयरमैन या डायरेक्टर्स जो लोग हैं तो वो क्यों इस तरफ रुझान उनका नहीं है? क्या उनकी भी जो मैं बड़ी ये शर्मिंदगी के साथ और बड़ी मैं पहले ही माजरत के साथ ये लफ्ज पहले इस्तेमाल कर लूं कि जाहिर है वो तमाम लोग बड़े बाइज्जत लोग बड़े बड़ी डेजिग्नेशन में बैठे, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि माजरत के साथ क्या उनकी भी अभी तक उतनी ही ग्रूमिंग या उतनी कह लें वसी सोच नहीं हो पाई कि वो इन लोगों अभी सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल क्योंकि इनकी तरफ से लफ्ज आया कि चंद लोग होने की वजह से इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाता, तो क्या अभी तक उनकी सोच भी इतनी वसी नहीं है कि इस तरह के स्टेप नहीं लिए जा रहे? देखिए मुईद, मैं तो इसमें जस्ट ये कमेंट करूंगी कि सर के इस बात से, इस जुमले से मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। आप माशाल्लाह से सुंदस फाउंडेशन के साथ अटैच हैं आई बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको बैकग्राउंड पता है जिन साहब ने इसको स्टार्ट किया था, क्यों किया था? वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं ना मुल्क में, लेकिन क्यों किया था? आपको आइडिया है बैकग्राउंड? आई थिंक आपको आइडिया होगा कि उनके अपने खानदान में ये बच्ची थी, आई थिंक उनकी अपनी सगी भतीजी थी आई बिलीव, जब मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, उनकी अपनी बेटी थी। उनकी बेटी है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी मुलाकात फिर उस बच्ची के चचा से शायद हुई होती, तो उन्होंने जो हमें हाँ जी। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि देखिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत भी दे, लेकिन अगेन हम क्यों चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई इशू हो तब हमें एहसास हो कि हम वैसे इंसानियत के साथ एहसास नहीं कर सकते। मैं तो इतना कहूंगी। सेकेंडली ज़िया-उल-हक साहब के भी अपने घर में ऐसी बच्ची थी, उन्होंने बहुत मेजर स्टेप्स लिए थे। अच्छा मेरी जो जॉब थी स्पेशल एजुकेशन सेक्टर में, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जब तक मैं थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस हवाले से शेयर कर सकती हूँ कि मैंने तो ये देखा था कि वहाँ पर बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म से, आई होप कि सर मेरी बात से एग्री करें क्योंकि वो भी आई थिंक अगर गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो, कि फ्री यूनिफॉर्म फ्री जो है उनके शूज और इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉल्स की यानी कि फुटबॉल थी और इसके अलावा दी जाती थी, ये प्ले डोज हमें दिए गए थे, ठीक है, इस तरह की चीजें थी। हाँ अगेन ये बात है कि ब्लाइंड्स के लिए मुझे बहुत इशू हुआ था कि उनके लिए ब्रेल सिस्टम अवेलेबल नहीं था, काफी सारे ऐसे इदारे हैं, लेकिन अगेन हम इतना ज्यादा मायूस नहीं हो सकते इस वजह से, क्योंकि देखें पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस पर जरूर काम कर रहा है, लेकिन अगेन वो कई लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं है। हाउएवर गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह के बच्चे जा रहे हैं, इन सहूलियात से इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन जब मेन स्ट्रीम में ये वाले बच्चे दाखिल होते हैं जिस तरह सर कह रहे हैं, तो हमारे पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा एक बच्चा भी है, जिस तरह आपने पहले कहा कि हमारा एक बच्चा छोड़ के चला गया, देखिए अगर एक बच्चा, मैं कहती हूँ अगर वो बच्चा अपनी नस्ल के लिए या अपने माशरे के लिए एक मिसाल बन सकता था और आप उसकी लाइफ में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बन सकते थे, तो क्यों ना बने? हम क्यों ना ये चांस लें अगर हम ले सकते हैं? तो अगेन मैं इस पे देखें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन हमें हर काम इंसानी खिदमत के लिए भी करना चाहिए कि हमारे पास हर सेगमेंट से आ रहे हैं लोग। मीन्स अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करें तो मीन्स कि हमने उन्हें मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, हम उनके चैलेंजेस में ऑब्स्टिकल्स बढ़ाने का जरिया बन रहे हैं, व्हिच वी शुड नॉट। और वेट ना करें कि आपके घर में कोई ऐसा मसला होगा तो आपको एहसास काइंडली एहसास तब होता है। अगेन मैं वही बात करूँ, लेकिन अगेन हमें मायूस नहीं होना, हमें उम्मीद रहना है कि यकीनन ऐसे कई इदारे हैं। देखें पाकिस्तान में डॉक्टर जमील अख्तर साहब हैं जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काम करें, बिकॉज ही सेल्फ इज फिजिकली चैलेंज। और मैं आपको ये बताऊं 80s में वही पहली बार स्पेशल जो टर्म है ना इन लोगों के लिए जिनको हम तो डिसेबल कहते हैं, बट आई थिंक वी शुड यूज द वर्ड मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज, तो उन लोगों के लिए स्पेशल का वर्ड वो पहली बार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अलावा साइमा अम्मार साहिबा थी, she was she was visually impaired और उनका पर्सनल बात है, उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से IR में मास्टर्स किया एंड शी वांटेड टू join the DMG group of civil service, but she was denied that। और उसके बाद उन्होंने ब्रेल सिस्टम के सारे मैट्रिक के और एफएससी के तमाम सिलेबस था उसको कन्वर्ट किया। तो कोई ना कोई जो है ना पहली बार जो है ना वो कहते हैं कि दिया बनता ही है, कोई पहली बार जो है वो रोशनी फैलाने का जरिया बनता ही है।
तो वो आप क्यों ना बने, चाहे वो किसी भी लेवल पे साहिब अरबाब हैं या फिर जो जितने भी अथॉरिटी फिगर्स हैं। मेरा तो यही पैगाम है, मेरा तो यही मशवरा है कि इन लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप उनके लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की मैम आपने। लेकिन हमारे माशरे में अब ये अलमियाँ हो चुके हैं, जब तक हम पर आफत आती नहीं है हम लोग अपने आप को तैयार ही नहीं करते। अब जैसे हम कोरोना की बात करें तो हम एकदम जैसा कि एक तस्वीर का रुख बदल गया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना, तो बेशतर ऐसे बच्चे थे जो कि तैयार ही नहीं थे हो रहे, कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। उनको जान से कहा जा रहा था, एहतजाज भी किए गए। हम लोग पहले से ABC प्लान अपने तैयार नहीं करते, जब हम पे कोई ऐसी मुश्किल आ पड़ती है और फिर हम लोग स्टेप लेते हैं। तो ये हमारे अभी हमें सीख जाना चाहिए। ऐसे मेरा से बेशतर ऐसे मौके हमें हम फेस कर चुके हैं और अब ये वक्त है कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए। और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी तमाम देखने वाले लोगों में इस चीज़ का अहद करेंगे कि इंशाल्लाह हम इस सेशन के बाद ये कह सकें और हम पे प्राउडली हमारी जो डिबेटिंग सोसाइटी इस चीज़ का ये क्रेडिट लेके वाकई जो हमने आज सेशन किया इससे बाकी जो लोग थे, अब अगर आज मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 लोग भी अपने आप को बदलेंगे या जो उनकी अप्रोच है वो प्रैक्टिकल हो जाएगी, मटीरियलिस्टिक नहीं रहेगी, तो यकीन आज का ही हमारा जो सेशन है वो कामयाब होगा। अच्छा अनस, आप कोई सवाल करना चाहें या आप कोई बात ऐड करना चाहें? अच्छा, मेरा सर से ये क्वेश्चन है सर, जैसे मैम ने बात किया ब्रेल, एक मैम ने टर्म यूज किया ब्रेल, तो जैसा कि आप भी स्पेशल एजुकेशन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इलेबोरेट करें व्हाट इज ब्रेल और ये किस तरह विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह इससे मुस्तफीद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये किस तरह स्पेशल सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम है, ये डेवलप किया गया बाय लुइस ब्रेल, उसी के सर नेम पे इसे ब्रेल कहा जाता है। कैन यू लिसन मी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, वी आर लिसनिंग यू। ओके, तो ये फ्रेंच थे इन्वेंटर, तो इन्होंने इस सिस्टम को बनाया। ये उभरे हुए निकात पर मुश्तमिल होता है, रेज्ड डॉट्स होते हैं जिसको फिंगर टिप से और इसके लिए डिवाइसेस भी हैं, वो मैनुअल भी हैं और मैकेनिकल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, डिफरेंट यानी इसके लिए डिवाइसेस हैं, राइटिंग डिवाइसेस जिसके थ्रू इसकी जो राइटिंग है इसको डेवलप किया जाता है या ट्रांसक्राइब किया जाता है इंक प्रिंट को ब्रेल प्रिंट में। तो ये एक स्पेशल सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम या कह लें स्टूडेंट्स का मीडियम ऑफ लर्निंग है ये ब्रेल सिस्टम। सर जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिस्टम हम इसके साथ हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं टिल आप कह लें कि मिडिल या मैट्रिक। तो सर जैसा कि अंडर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ये चीज नहीं अवेल कर सका या बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर सके, आई होप सो कि आप भी नहीं कर सकें। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग इसके थ्रू लाइक अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर सकते, वेल क्वालिफाइड नहीं हो सकते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम इसके साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं? ये क्या आप कहेंगे इसके बारे में? काइंडली चेक कीजिए, हमारे साथ सर मौजूद है, कनेक्ट तो नहीं हो गए? काइंडली चेक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। अनस मेरे ख्याल सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गया हो। अच्छा, तो वैसे भी हम एहतिमाम की अगर वो आते हैं तो आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। तो वैसे तो जो अनस की बात है वो काफी इम्पोर्टेंट थी कि अनस ने कहा कि वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि ताकि उनकी तालीम में मजीद आसानी हो सके। अनस आई थिंक सर इमरान दोबारा ज्वाइन करें, उनका लोडिंग हो रहा है, तो जैसे ही हो पाता तो अपना क्वेश्चन रिपीट कर ले। पहले आबिशक मैम से कर ले सवाल। अच्छा मैम, जैसे कि हमारी सोसाइटी में वेल क्वालिफाइड पीपल भी मौजूद हैं, एक मेजोरिटी है उनकी भी, तो मैम अक्सर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है जब वो लोग बात करते हैं डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में, तो मैम वो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं कि मैं कहता हूँ कि एक इंसान जो डिफरेंटली एबल है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैम उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक डैमेज हो सकता है कि वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकता। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि जो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन बीइंग वेल क्वालिफाइड दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ टर्म्स
that cannot be bear at all. देखिए अगेन वही बात है, मैंने पहले भी कहा है कि हम तो मेन स्ट्रीम लोगों को नहीं बख्शते, हम तो तलाश कर सकते हैं कि भाई इस शख्स के कपड़े कैसे, कपड़ों में चलो कमी तलाश कर लो अगर वो ज़हीन बहुत है, कि अगर वो कॉन्फिडेंट बहुत है तो हम कहीं ना कहीं तलाश करते हैं कि इसके फैमिली के ऊपर कोई ना कोई बात कर दे, और जो शख्स हमें नजर आ जाए कि वो ऑलरेडी जो है किसी ना किसी इस तरह की किसी कमी का शिकार है, तो वो तो एक मौका मिल गया ना। तो अगेन मैं वही बात कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कमी रह जाती है, जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं। देखिए मैं बहुत हार्श टर्म यूज कर रही हूँ, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जब पेरेंट्स बैठ के आपस में बातचीत इस तरह की करेंगे कि तुम्हारी वो ऐसी है और तुम्हारे खानदान में ये, तो बच्चा सीख क्या रहा है? आप ये देखें बच्चा सीख क्या रहा है, लोगों की बुराई करना सीख रहा है, लोगों की खामियां ढूंढना सीख रहा है। जब उसको ऐसा बच्चा मिलेगा वो तो करेगा, बुलिंग करता है। देखिए ऐसे लोग बुलिंग से बहुत ज्यादा गुजरते हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि व्हेन आई वाज सर्विंग इन दी स्पेशल एजुकेशन सेक्टर, तो एक दिन एक साहब आए, अपनी 9 इयर्स ओल्ड की आई थी उनकी बेटी, और वो एडमिशन के लिए आए, और वो बच्ची मेंटली चैलेंज थी, और वो बच्ची ना चीज़ों को छेड़ रही थी, चीज़ों को मतलब कि उसने उठा के फेंकना शुरू किया और इस तरीके से उसने किया। तो द फादर वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद द चाइल्ड, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करने की और हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बट द मोमेंट ही वाज लीविंग, मेरे एक स्टाफ मेंबर थे, मैं अगेन ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक उन्होंने मतलब जो जेस्चर शो किया कि तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दिस वाज हिज जेस्चर, एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग what is this gesture actually indicating about his own mental framework, his own mental, his own mind, कि क्या ये disability नहीं है कि you are unable to realize that you are hurting the sentiments of a father, right in the front of the father he was doing that. और अगर आप ये अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग भी आपके माशरे का एक हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो डिसेबिलिटी कहाँ है? यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है जो आपके आज का टॉपिक है आज का, व्हाट इज एक्चुअल डिसेबिलिटी एक्चुअली है। तो हमें सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी खामी खुद ढूंढनी है, हम बहुत बड़ी खामी का शिकार हैं अगर हमारी सोच इतनी वसी नहीं है कि हम लोगों में खामियां तलाश करते हैं। इट मींस कि हम खुद को परफेक्ट समझ रहे हैं, हम खुद को खुदा समझ रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, ये सबसे बड़ी कमी है मेरे नजर। तो हम सबको रिफ्लेक्ट करने की, और वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ। तब जो शख्स अपनी जो है ना खामियों पे नजर रखता है, उसकी दूसरों पे नजर नहीं जाती है, खामियों पे नहीं। और अगर आपको कोई शख्स ऐसा नजर आए जिसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्टर बने, उसके रास्ते का पत्थर मत बने। मेरा अगेन यही पैगाम है पढ़े लिखे लोगों के लिए और तमाम अफराद के लिए। बिल्कुल ऐसे, बल्कि मैम जो आपने एक्सपीरियंस किया इस तरह का एक सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है। अभी आई थिंक कुछ माह पहले मैंने जो हमारे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी ऐसा आरजे काम कर चुके हैं, सियालकोट में भी आरजे हैं वो, और वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, उनका नाम आरजे आमिर शफीक है। तो उनको मैंने अपने प्रोग्राम के लिए मदू किया था, क्योंकि मैं एक चैनल पे भी काम करता हूँ एज अ होस्ट, तो वहाँ उनको मैंने इंटरव्यू करना था। तो काफी उनकी भी अच्छी लाइफ, उसमें वो अकेले अपना जो प्रोग्राम है हैंडल, जैसे हम समझ सकते हैं कि पूरी रेडियो की मशीनरी होती है, इनको दौरान शो जो हैंडल करो, तो सिंगल हैंड वो करते भी हैं सारा कुछ। तो बड़ी ये बात है कि वो करते हैं। और जब वो स्टूडियो से मैं इनको लेके बाहर जा रहा था, तो हमारे गार्ड खड़े थे स्टूडियो के बाहर, तो उनके मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं उनका हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहा था स्टूडियो के बाहर। तो जो हमारे गार्ड खड़े थे, तो उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा कि उस पर आमिर भाई हंस पड़े, और उन्होंने मुझे कहा, मेरे कान में कहा कि अभी आगे चल के ना जब आप मुझे गाड़ी में बिठाएंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा बड़े मजे की। मैंने कहा ठीक है, बड़े मजे की, तो आपने वैसे भी बड़े मजे की गुफ्तगू की आज, तो इंशाल्लाह अभी कोई बात रहेगी तो वो भी बता दें। तो मुझे अब गाड़ी में बैठे उन्होंने मुझे बताया कि आपका गार्ड सुना आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना। तो जाहिर है थोड़ी सी इनकी समाज की भी थोड़ी सी कह लें, बाकियों को इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सुन पाते हैं, जो लोग नहीं देख पाते, अल्लाह ने उनको सुनने की ज्यादा सलाहियत दी होती है आम लोग इस पर। तो कहते हैं कि उन्होंने आपके गार्ड ने ये जुमला कहा कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर उन्होंने पंजाबी में कहा, या अल्लाह माफ करी, बस बचा के रखी, या अल्लाह सबने अपने हिफ्ज़ व मान से रखे। तो मतलब कि वो इस तरह के जुमले जो हम लोग मतलब कहते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं फिर एक विषय मुझे खुशी भी हुई, यार इस इंसान की हिम्मत देखो कि लोग, अगर शायद मुझे कोई, हम अमूमन इस तरह होता है कि अगर मैं अपनी बात तो शायद कोई मेरी जिसामत पे बात करे तो शायद मुझे बुरा लग जाए, शायद कोई मेरे फेस पे बात करे तो मुझे बुरा लग जाए। तो हम लोग अपने रंग, अपनी जिसामत, अपनी जाहिर को इतना हम लोग अपने लिए पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे बड़ा लगा कि वो इतना बाहिम्मत शख्स के उसको उसकी जो फिल थी, मुझे दिल किया कि मैं उस लोगों के साथ शेयर करूं। मैं बहुत लोगों को ये वाकया बताया, मैंने बताया कि किस तरह उन्होंने मतलब कि उस कमेंट को बेयर किया। अमूमन हम लोग कर नहीं पाते, मतलब कि हम लोग शायद अगले के लिए से लड़ना शुरू करते हैं, या बात मजीद जो वर्स्ट हो जाती है। तो यकीनन यहाँ हमें
सोचने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अब हम एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं अपने आज के सेशन के, तो मेरे ख्याल से ऐड कर सकती हूँ कि जी जी मैं आपकी तरफ ही आऊंगा, बल्कि मैं क्वेश्चन भी कर देता हूँ अपना लास्ट, और आप अपने लास्ट मार्क्स भी ऐड करिएगा। सवाल ये है कि आखिर पे आपने हमारे देखने वालों को भी बताना है कि हमें किस अमल की जरूरत है आज के इस दौर में, आप जिस निहज पे हम खड़े हैं किस अमल की जरूरत है, और फिर आप अपने कमेंट भी ऐड करिएगा। मैं आपके ही कमेंट को थोड़ा सा फर्दर जो है वो एलेबोरेट करना चाहती कि आपने जो रिमार्क्स की बात की ना कि ये रिमार्क दिया, ये तो एक कमेंट है, जस्ट एक वर्ड, जस्ट एक वर्ड भी कितना इम्पैक्ट रखता है। अगर आप उन्हें कह दें बेचारा, बेचारे का मतलब क्या है? बेचारे का मतलब कोई चारा नहीं है, वही बात उसे डिसेबल कह रहे हैं, भाई वो डिसेबल नहीं है। अच्छा सर आगे आप काइंडली अगर सर बिल्कुल। अच्छा अनस साहब आप अपना सवाल कर लें सर से, क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ हैं, तो आप अगर सवाल कर लें सर से, फिर मैं भी सर से एंडिंग रिमार्क्स जो है लूंगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रेल सिस्टम के बारे में, तो ये जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है या जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये ब्रेल सिस्टम हमारे साथ एक्सेस करता है टिल मिडल या फिर मैट्रिक तक। तो क्या ये चीज सेटिस्फाई कर सकती है हमें? क्योंकि आजकल मैं भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, आप माशाल्लाह एमफिल कर रहे हैं, तो क्या कहीं जाके आपको इसकी कमी फील होती है इस लेवल पे आके? क्या कहेंगे आप, या क्या होना चाहिए? सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अनस कुछ आपकी आवाज बीच बीच में ना ब्रेक हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आई किस चीज की कमी पूछ रहे हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन है कि ब्रेल सिस्टम जो है ये एक्सेस कर रहा है मिडल या मैट्रिक तक। तो जैसा कि आपने एमफिल किया या मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इसकी कमी हमें महसूस होती है इस लेवल पे आके? आप ब्रेल सिस्टम की बात कर रहे हैं या विजुअल लॉस की बात कर रहे हैं? जी सर, मैं ब्रेल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जी, ब्रेल सिस्टम जो है वो जिस टाइम पे इसको इन्वेंट किया गया उस वक्त ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एट प्रेजेंट ईरा जो है हमें रिप्लेस करना चाहिए ब्रेल सिस्टम को, यानी इनिशियल लेवल पे या अप टू एलिमेंट्री या हाई लेवल तक ब्रेल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है, यानी वॉइस ओवर इंस्टॉल्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स के लिए वॉइस असिस्टेंट होता है, कंप्यूटर के लिए जॉज है। तो हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, उन्हें यूज टू करना चाहिए टेक्नोलॉजी से, ताकि वो एक्सटेंडेड टाइम में, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, जैसे कि एकेडमिक असाइनमेंट्स होती हैं। अगर वो ब्रेल में उसको डेवलप करेंगे तो उसके लिए स्पेशल टीचर भी चाहिए होंगे। उसके अलावा वो उतना एक्सेसिबल नहीं होगा या उतना स्पीडी नहीं होगा काम। तो अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर यूज करेंगे, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है कंप्यूटर की, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई भी, तो वो ज्यादा यानी स्पीड में और ज्यादा कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। मेरा ख्याल है नियर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, जहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लम मैरिज की भी है इन लोगों के लिए। तो जैसा कि हम इस वक्त लाइव हैं, बहुत से लोग हमें सुन भी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किस हद तक ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या इस तरह के लोग फेस कर रहे हैं मैरिज प्रॉब्लम? क्योंकि मैरिज मैं समझता हूँ एक नेचुरली एक हर एक इंसान का राइट है। तो क्या आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा रेलिवेंट है। इसमें ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि जो पर्सन किसी डिसेबिलिटी के साथ है उसकी शादी भी जो है वो किसी ऐसे ही पर्सन के साथ होनी चाहिए। हालांकि ये बड़ी इलॉजिकल उनका मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग है, अनजस्टिफाइड उनका ये परसेप्शन है। वो जाहिर बात है, डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों की अगर शादी होगी तो वो ज्यादा अच्छी जिंदगी, खुशखुलम जिंदगी गुजार सकेंगे। इसमें यह है कि हमारी यूथ में
यानी ऐसे लोग जब एक इंक्लूसिव सेटअप में इकट्ठे रहते हैं तो बहुत से जो है वो रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन चैलेंज कहाँ पे आके आता है, जब बात फैमिलीज तक आती है तो फैमिली ये कहती है कि खुदा ना खास्ता मतलब अगर वो ये मतलब मैं बहुत क्लियर कट वर्ड्स में कहूंगा कि वो ये कहते हैं कि आपको यही शख्स मिला था या यही खातून मिली थी शादी करने के लिए। यानी अगर कोई मेल पर्सन है उसको कोई नॉन डिसेबल वुमेन जो है वो अडॉप्ट करने के लिए, उससे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए विलिंग है, लेकिन फैमिली के एंड से इशू आ जाएगा कि हम सोसाइटी को क्या जवाब देंगे कि भाई आपको एक ब्लाइंड पर्सन ही मिला था, या अगर बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहूँ तो क्या एक अंधा शख्स ही मिला था। वो कि हमारे अंदर जितनी मर्जी एबिलिटीज हैं, जितने मर्जी हम स्ट्रांग हैं, रिसोर्सफुल हैं, उसके बावजूद तमाम हमारी एबिलिटीज को, तमाम पोटेंशियल्स को एक चीज जो क्या कहना चाहिए कि उस पर हावी हो जाती है, वो है हमारी डिसेबिलिटी, जो कि चूंकि विजिबल है। वो ऐसे शख्स के साथ तो अपनी बेटी या बेटे को ब्याह देंगे कि जो जिसमें कई तरह की जो है वो खुदा न खास्ता खामियां या कमियां मौजूद होंगी। इवन के एडिक्टेड पर्सन्स के साथ बेटियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन विद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्पेशल पर्सन है, उसके साथ लोग जो है वो शादी फैमिली जो है ना वो अलाउ नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे अगर तो वो ये समझ लें, बात यही की जाती है कि ये खुदा की रजा थी, और ये भी एक्सेप्ट किया जाता है कि ये लोग जो होते हैं ये हमसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा एफिशिएंट हैं, अर्निंग हैंड भी हैं। लेकिन जब इस मैटर की बात आती है, इस तरह की कोई बात आती है, तो फिर हमारी तमाम तर जो खसूसियात हैं वो क्या कहना चाहिए कि तहबाला हो जाती हैं, कोई उसकी अहमियत नहीं रह जाती। मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी को, तमाम सोसाइटी के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें ये बात माननी चाहिए कि ये जो भी शख्स जो भी है, यानी बाय बर्थ अगर कोई कुछ है तो वो विल ऑफ गॉड है। तो अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करते, गोया वो खुदा के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, आई स्ट्रांगली एग्रीड विद यू। बिल्कुल सर, बड़ी खूबसूरत बात की। और अनस अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि हमारा 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो हम बस एंडिंग कर रहे हैं। और जिस तरह सर ने बात की, तो कभी हमारा मेयार ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इंजीनियर की शादी इंजीनियर से ही करवाएंगे, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से। तो लाजमी नहीं कि जो डिसेबल लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए डिफरेंटली एबल्ड को ढूंढना चाहिए, बल्कि अपनी तबीयत, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो मैं अनस साहब ने दोस्त भी तो एक मजाक में करना चाहूंगा आपसे, अना वही लाइटर नोट मौजूद से हट के बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपने सवाल उठाया क्योंकि आपके मन में भी शादी का जो लड्डू है फूट रहा है। We are in same case. You are still single as well. अच्छा, लेकिन मेरा मोहित, मैं भी जरा लाइटर नोट पे बात कर लेती हूँ कि अनस, बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और मैं आपको बता दूं, इस हवाले से आपको मैं एक और जो है मतलब अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में कुछ आपको ऐसे केसेस बता देती हूँ पाकिस्तान में, जिनका भी मैंने जिक्र किया था। साइमा अम्मार साहिबा, शायद आपको मालूम हो, अनवर मसूद साहब, अनवर मकसूद नहीं, अनवर मसूद साहब पाकिस्तान के एक नामवर शायर है, मज़ाहिया शायरी करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम। उनकी वो बहू है साइमा अम्मार साहिबा, ठीक है। और उनका जो बेटा है, ही इज नॉट डिफरेंट, उनका जो बेटा है वो डिफरेंट एबल नहीं है, लेकिन ये जो बहू है ये विजुअली इम्पेयर्ड है। इसके अलावा जो मोहसिन मिर्जा साहब, जिनकी मेरे से गुफ्तगू हुई थी, वो भी माशाल्लाह मैरिड हैं, उनके 2 बेटे हैं, और उनमें जो है कोई मतलब कि इस तरह की कोई उनके अंदर जो है जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं हुआ उनका जो है उनकी यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे अंदर मतलब के जनरेशन मतलब जेनेटिकली मेरे अंदर जो है वो मैं 3rd जनरेशन हूँ जिसमें ये चीज़ जो है वो ट्रांसफर हुई है, दादा में थी शायद। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत मुझे ये भी एक खौफ था कि कहीं औलाद में जो है ऐसी चीज़ ट्रांसफर ना हो जाए। इसके अलावा आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें, बेशुमार मिसालें हैं। निक व्यूजिक हैं, he has no limbs, neither arms nor legs, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं उनके, और बहुत ही एक जबरदस्त भरपूर लाइफ को गुजार रहे हैं। तो शादी हो जाती है। आप मैम इसमें मैं एडअप करना चाहूंगा, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी जो मिसेज हैं, जी 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 सर,
वो कहते हैं मेरी जो मिसेज हैं वो उन्होंने एक दफा मुझसे सिंपैथी दिखाई और मुझसे पूछा कि क्या आपने शादी नहीं करनी जिंदगी में, तो उन्होंने कहा मुझसे कौन शादी, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए रिश्ता तलाश करती हूँ। तो वो कहती हैं कि 1-2 साल तक जो है वो रिश्ता तलाश करती रही मेरे लिए, और फिर कहती हैं कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं है तो मैं ही आपसे शादी कर लेती हूँ। जी एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना, उनकी जो मिसेस हैं वो माशाल्लाह, उनका विजन देखिए ना कि उन्होंने इस चीज को ऑब्स्टिकल नहीं समझा, उन्होंने इस चीज को भी एक चैलेंज के तौर पे लिया और चैलेंज के तौर पे ही जो है उस चीज को आगे लेके चली। और मैं अगेन अनस से मैं बात कर रही थी कि अनस और उम्मीद रहे इंशाल्लाह ताला ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना अनस किसी भी शख्स के लिए, वो ये है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी इस लेवल की हो कि आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकें। ठीक है, सिर्फ रिलेशन में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये रिलेशन को स्मूथली लेके चलना। और मेरी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह ताला आप भरपूर जिंदगी गुजारेंगे इस हवाले से। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अनस, आपको कोई सवाल तो नहीं? क्योंकि मैं अपने जो गेस्ट उनसे लास्ट रिमार्क्स लेने लगा हूँ। अगर आपको कोई सवाल तो नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ऊपर हो चुका है, अगर आपका है तो बता दें। नहीं, मेरे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास अभी। तो फिर आपसे आगाज करते हैं कि आखिर पे आज के सेशन के क्या कहना चाहेंगे अनस, आपसे आगाज करते हैं। मैं ओवरऑल जितनी भी हमने पैनलिस्ट से क्वेश्चन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन किए हैं इनकी जरूरत थी, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन से ज्यादा फ्रूटफुल आंसर मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और जो स्पेशली जो मैम सिद्रा ने जो रिमार्क्स दिए हैं, लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इट इज रियली अप्रिशिएटेड। तो जैसा कि सर इमरान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसा कि वो खुद while being a really impaired person, he is giving his best। तो उनका भी एक्सपीरियंस जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आज का सेशन मैं समझता हूँ बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही जबरदस्त था। बिल्कुल, इट वाज रियली सम्पचुअस। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब हम आज के इस सेशन की एंडिंग करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा मौजू था व्हाट इज एक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आप क्या कहेंगे आज के इस सेशन के हवाले से? एंडिंग रिमार्क्स क्या होंगे आपके? तो इन शॉर्ट में कहूंगा कि डिसेबिलिटी इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड not only appreciation, we want friendship, not only sympathy. Thank you very much। बहुत शुक्रिया। जी मैम सिद्रा, क्या कहेंगे आप एंडिंग पे? मैं बस ये कहूंगी, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर अरेंजिंग सच वेबिनार। इस तरह का सेशन जो है आपने रखा लोगों की अवेयरनेस के लिए। आपका जो इनिशिएटिव है, आपकी जो एफर्ट है, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर भी दे। और इसके अलावा जो है ये एक स्टेप है, ठीक है, ये एक ड्रॉप है, एक चीज को स्टार्ट करना है। लोग कम से कम जस्ट अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर ले। मैं अगेन एक बात कहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू चेंज योर परसेप्शन एंड एवरीथिंग चेंजेस। और यही चीज हमेशा हर इंसान के काम आनी चाहिए। अगेन अगर हम अपने माइंड में रखें कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, बेशक हम जिस भी अंदाज में किसी दूसरे शख्स से डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम के लोग भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं। मैं अगर साइकोलॉजी समझती हूँ कि मैं एक्सेल कर सकती हूँ, तो कोई और शख्स का वो इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं, या मुल्क जो है वो मीडिया स्टडीज में बहुत आगे जा सकते हैं। वी आर ऑल डिफरेंट, लेकिन हम सबके साथ मखलूकात हैं। So we need to understand that perspective is very important regarding anything in life। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हर एक के आते हैं, सिर्फ आप ये जो जिनको हम चैलेंज लोग कहते हैं, इनके चैलेंजेस उनसे ज्यादा होते हैं, सिर्फ ज्यादा होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो हमें अपनी सोच को, हर एक को पॉजिटिव रखना है रिगार्डिंग रिलेटेड टू एवरीवन। और हमने सबका ख्याल करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना है। सर की बात बहुत अच्छी है कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी वाकई जो सिंपैथी वैसे भी सलूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। आप अपने किसी के साथ सिंपैथाइज करेंगे, इस तरीके से अनस अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हैं, सर भी कर रहे हैं। इसी तरीके से इन लोगों की स्ट्रेंथ हमें बनना है, सबको बनना है, ताकि ये लोग माशरे का एक फर्द के तौर पे सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और जिस तरह के मैम आप लोग अभी इधर रहिएगा, थोड़ी सी हम इसके एंडिंग कर रहे हैं आज के सेशन की। तो वो कहते हैं ना कि जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है, साकी तो हम लोगों को जरूरत इस अमर की है कि आज हम लोग अपना छोटा छोटा किरदार अदा करने की कोशिश करें, आगाज करें आज ही से। और इस नहज पे और इस नतीजे पे आज के सेशन में हम पहुंचे हैं। तमाम जो पैनलिस्ट है उनकी राय के मुताबिक डिसेबिलिटी दरअसल ये है कि हमारे जहन को वसी करने की जरूरत है। अगर हम अपने जहन को तंग नजर कर लेते हैं और उसकी जो सोच है उसको हम पाबंद कर लेते हैं कुछ लोगों के लिए या कुछ कह लें कुछ तरह से लोगों के लिए, तो उसको वो एक्चुअली डिसेबिलिटी ये नहीं है कि कुछ लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या उनके पास हाथ नहीं है, तो ये बिल्कुल भी डिसेबिलिटी नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और इनके लिए यकीन हम ये टर्म इस्तेमाल करेंगे। बल्कि अल्लामा इकबाल का वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज नकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। और तमाम आज के हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों की, आप लोगों के टाइम का, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी जो आज की कीमती राशि यकीनन तमाम देखने वालों के लिए बहुत मायने रखती है। और आप लोगों के लिए एक शेर कहूंगा कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोक़े नजर अच्छा लगा। मैम सिद्रा आपकी भी मुझे तमाम जो आज की बातें थी बहुत सीखने के लिए, और शेर मुकम्मल करूंगा, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोक़े नजर अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। तो तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय थी, और तमाम जो हमारे दोनों गेस्ट थे, और अनस आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के इस सेशन को यहाँ मैं आपका मेजबान हाज अब्दुल मोहित और मेरे साथ अनस सरफराज एंड कर रहे हैं। और तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुझे जिन लोगों ने जो जिनके कमेंट शामिल नहीं कर सकते, मैं पढ़ा, चौधरी तलहा, फरहाना खान, पकीजा अली, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो कमेंट करे तो हमारे आज के सेशन को उन्होंने सराहा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर पर सिर्फ इतना ही, डिबेटिंग सोसाइटी यूएस के ठीक जाने से खुश रहें, खुशियां बांटने का जरिया बने, और पाकिस्तान के लिए अपना अहम किरदार अदा जितना कर सकें उसके लिए अपना मुआवन किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।